नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम अहम खबरों की ओर। उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरें देख लेते हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों की सूझबूझ से टला हादसा। तिम्मापुर सड़क पर मिला 5 किलोग्राम का आईईडी। सुरक्षा कर्मियों ने आईईडी को किया निष्क्रिय। पगडंडी रास्ते पर प्लांट किया गया था आईईडी। कोरबा में बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। कटघोरा नगर पालिका में कांग्रेस की लगी मुहर। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष रतन मित्तल ने जीता चुनाव। कांग्रेस पार्षदों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। प्रस्ताव खारिज होने से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छोटे बेटिया और परतापुर से किया गिरफ्तार। सर्चिंग में निकले थे डीजीजी और बीएसएफ के जवान। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओम प्रकाश राजभर। सीएम आवास पर ओपी राजभर ने की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभर ने की चर्चा। राजभर को एसटी कैटेगरी में लाने की चर्चा। सैफई में बंजारा समाज को लेकर भी की गई चर्चा। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धोखाधड़ी का एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। महिला सिपाही के खाते से निकाले थे 9 लाख। मिजोरम राज्य का रहने वाला है आरोपी। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। कानपुर देहात में छात्रा को ट्रक ने रौंदा। मौत। स्कूल से घर जा रही थी छात्रा। ट्रक को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा। आरपीएस स्कूल के पास की घटना। परिजनों ने घटनास्थल पर लगाया जाम। परिजन सड़क पर शव रखकर कई घंटे से लगाए हुए थे जाम। मेरठ में अतीक अहमद का रिश्तेदार होटल मालिक गिरफ्तार। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने पकड़ा। गढ़ रोड स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक है कमर अहमद काजमी का कई देशों तक है कारोबार। गढ़ रोड स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक। कोरबा में कटघोरा नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव। पालिका कार्यालय के सामने गहमागहमी का माहौल। नगर पालिका के सामने पुलिसकर्मी मौजूद। अपर कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे उपस्थित। कांकेर में मरकाटोला घाट में दर्दनाक हादसा। ट्रक से जा रही टकराई यात्रियों से भरी बस। 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दुमका में कलहोर टोला में मिला युवक का शव। कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। हंसडीहा थाना क्षेत्र के बभन खेता पंचायत का मामला। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रतिबंध पॉलिथीन को लेकर हुई छापेमारी। छापेमारी में 16 कुंतल प्रतिबंध पॉलिथीन हुई बरामद। पॉलिथीन की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर पालिका टीम ने पॉलिथीन किया जब्त। नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा का है मामला। अम्बेडकर नगर में विपक्षी नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का धरना। सपा, कांग्रेस और आप के नेता हुए धरने में शामिल। सपा, कांग्रेस व गठबंधन जिंदाबाद के लगाए नारे। बागपत में लोकसभा से सांसदों के निलंबन का मामला। बहाली की मांग को लेकर सपा का हल्ला बोल। सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धरना प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। हमीरपुर में 143 सांसदों को निलंबन का मामला। गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। भाजपा सरकार को बताया तानाशाही की सरकार। मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ प्रदर्शन। अमेठी में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में गौरीगंज पहुंचे सपा कार्यकर्ता। 142 सांसदों के निलंबन से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आगरा में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा पहुंचे आगरा। अजय बंगा ने आगरा किले का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच अजय बंगा पहुंचे आगरा किला। करीब 1.5 घंटे तक आगरा किला में बिताया समय। धुंध की वजह से नहीं कर पाए किले से ताज का दीदार। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर। डीसीएम व कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। टक्कर में बाइक सवार आए चपेट में। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। नेशनल हाईवे प्रयागराज अयोध्या त्रिसुंडी के पास का मामला। गोंडा में अपराधियों के हौसले बुलंद। जानवरों को सुला रहे मौत की नींद। गांव वालों के देखने पर भागे शिकारी। जानवरों के छत विक्षिप्त हालत पर मिले शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्राम सभा गनवालिया का है पूरा मामला। जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड मामले में 2 आतंकी दोषी करार। अब 2 जनवरी को आएगा फैसला। 2 आतंकियों को दी जा चुकी है फांसी। 28 जुलाई 2005 को हुआ था विस्फोट कांड। विस्फोट में 18 लोगों की गई थी जान।
जालौन में भाजपा किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की अर्थी लेकर प्रशासन, राहुल गांधी की अर्थी लेकर पहुंचे मोर्चा कार्यकर्ता। संसद के बाहर की गई थी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री। बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, सांसदों के निलंबन के विरोध में सपा का प्रदर्शन। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सपा ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। सत्ता में काबिज सरकार के विरोध में की गई नारेबाजी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट परिसर में असलाहा ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। सशस्त्र बलों के अलावा किसी को नहीं अनुमति, असलाहा मिलने पर कैंसिल होगा लाइसेंस। पीलीभीत में पति के बच्चे के डांटने पर पत्नी ने लगाई आग, बहू को बचाने में ससुर भी झुलसे, दोनों की हालत गंभीर। चंदौली में संजय सिंह के निर्वाचित होने पर मना जश्न, डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के लिए संजय सिंह हुए निर्वाचित। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बांटी मिठाई, ब्रजभूषण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह। हापुड़ में आग लगने से 2 बच्चों की मौत, शॉर्ट सर्किट से अचानक कमरे में लगी थी आग। आग में झुलसकर 6 माह और 6 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। ग्रामीणों ने मुआवजा दिए जाने की मांग। अब रुक कर लेते हैं आज की तमाम अहम खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक है। बता दें कि आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक, आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू की जाएगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में होगा बैठक का आयोजन। आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू की जाएगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में होगा बैठक का आयोजन। कल बीजेपी मुख्यालय में करीब 6 घंटे चली थी बैठक। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज भी बैठक होनी है। सुबह करीब 10 बजे के बाद शुरू होगी बैठक। आपको बता दें कि सुबह करीब 10 बजे के आसपास बैठक शुरू की जाएगी। इस बैठक में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह करीब 10 बजे से बैठक दोबारा शुरू की जाएगी। इस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन बीते दिन किया गया था। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से कल भी बैठक का आयोजन किया गया था और आज भी इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तरह की तैयारियों के पर चर्चा करती हुई दिख रही है बीजेपी, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम इसमें जो नेता है, पदाधिकारी है, मैं बता दूं आपको, चाहे वो बूथ लेवल पर है, वो इस मौके पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब इस बैठक की शुरुआत की गई थी तो अध्यक्षता भले ही इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले जो है वहां पर माल्यार्पण किया और उसके बाद श्यामा मुखर्जी प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने जो जिस प्रकार से रूपरेखा थी पूरे कार्यक्रम की, उस पर चर्चा की। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव जो है उसका फोकस रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर, अध्यक्ष से, पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो उसमें एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से ये जो 400 प्लस का जो सपना है, या बात करें 400 से ज्यादा जो सीटें बीजेपी को हासिल करनी है, उसके लिए किस प्रकार से रूपरेखा करनी है। और आज इसी बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और इसमें आज मुख्य तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने छोटा सा एक वक्तव्य किया था, उसी प्रकार से वो भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी शायद दोबारा पहुंचे और एक छोटा सा संबोधन भी करे। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आने वाले साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी तमाम तरह की तैयारियां करती जुट रही है और इसी कड़ी में ये बैठक का आयोजन किया गया है। क्या कुछ जो कल बीते दिन जो बैठक हुई थी उसमें से क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है, या किसी प्रकार की ऐसी रणनीति या ऐसी चर्चा की गई हो जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का एक प्लान हो?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो बैठक चली थी लगभग 6 जी। घंटे से ज्यादा चली थी और उसमें विशेष तौर पर मैं बता दूं आपको कि ग्रामीण जो एरिया है उसको उसी रेखा पर जो है चर्चा ज्यादा की गई थी और उसमें विशेष तौर पर मैं बता दूं कि बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है या अधिकारी है या बीजेपी से जुड़े हुए जो भी अध्यक्ष है उनको एक साफ तौर पर दिशा निर्देश दी गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इलाका है जहाँ पर जो है बीजेपी की पहुंच अभी थोड़ी सी दूर है या बात करें थोड़ा सा रेखा पर है, उन तक टच होना है, उन तक पहुंचना है और उनकी जो समस्या है उनको जानना है, आम जन लोगों से जुड़ना है, विशेष तौर जी। पर ग्रामीण लोगों को अपने साथ बीजेपी को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना है, किसान पक्ष को जोड़ना है या बात करें ऐसी कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्रीय समस्या है उससे रूबरू होना है ताकि बीजेपी को जो 400 से ज्यादा सीटें लानी है उसका जो सपना है वो पूरा हो सके और उसी कड़ी में कल जो है इस पर चर्चा की गई। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी के सारे तमाम पदाधिकारी अध्यक्ष बैठकर चर्चा करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और उसमें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी मौजूद होंगे। उसके अलावा विशेष तौर पर मैं बता दूं कि आज फिर से ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शाम को पहुंचकर एक छोटा सा संबोधन दे जिसमें विशेष तौर पर ये कहते हुए नजर आएंगे कि जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी कमर कस ले और हर रूपरेखा या बात करें हर उस कदम पर जो है आगे की रणनीति तैयार करने की बात सामने आ रही है जिसमें बीजेपी को अपना सपना 400 से ज्यादा सीटों को जी। लेकर हासिल करके पूरा करना है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी अगर बीते चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है तो उसको लेकर के भी दावा किया जा रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश भरते हैं और उनकी जो रणनीति भी होती है तो इस तरीके से, और खुद उनका स्टार प्रचारक के रूप में भी नाम सामने आया था। वहीं आज भी वो उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आज भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज बैठक का दूसरा दिन है और अंतिम दिन है और इस बैठक को समाप्त करने से पहले विशेष तौर पर जो मकसद था या बात करें जो रणनीति थी जिसकी जी। वजह से ये बैठक की गई थी उसका मुख्य रूप से पूरा चर्चा की जाएगी दोबारा से। और सबसे बड़ी बात जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज शाम को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंचकर मौके पर खुद पहुंचकर एक संबोधन करेंगे जिसमें कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर जोड़ने की बात करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने वक्तव्य में हर बार एक चर्चा करते हैं और अभी जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की। उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया था तो विशेष तौर पर यही चर्चा की थी कि ये सेमीफाइनल है और अब फाइनल की तैयारी है और 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को लानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही एक जो सपना है या बात करें यही एक जो रूपरेखा तैयार की गई है 400 से ज्यादा जो सीटें बीजेपी को हासिल करनी है लोकसभा चुनाव में उसको लेकर बीजेपी अभी से जो है अपनी तय सीमा तैयार कर रही है क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि अगर इतनी सीटें हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर और ज्यादा अधिक अभी चाहे जितना भी जुड़ाव हो उससे भी ज्यादा जुड़ाव करने की आवश्यकता होगी और लोगों तक जन जन तक पहुंचना होगा। और कई ऐसी योजना है जिसके बारे में अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है, उस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाना है और बीजेपी को 400 से ज्यादा सीट हासिल करने में कहीं ना कहीं इन्हीं अध्यक्ष की पदाधिकारियों की बूथ लेवल कार्यकर्ता का ही जुड़ाव ही बीजेपी का ये सपना पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो यानी कि अब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बूथ स्तर को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां पहले से की जा रही हैं, तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि आज बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं तमाम अहम खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, जहां स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। साथ ही उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे JMDC ग्राउंड मेमनगर में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10:30 बजे JMDC ग्राउंड मेमनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
पानसर तालाब का लोकार्पण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। बता दें कि सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज, अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात और बातचीत करते नजर आएंगे। साथ ही उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे GMDC ग्राउंड मेमनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे GMDC ग्राउंड मेमनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण भी करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो खबर में आपको बता दें, जहां पर आज गुजरात दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। साथ ही उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। वहीं सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे GMDC ग्राउंड मेमनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर वो तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं और साथ ही तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका उद्घाटन करते हुए नजर भी आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और लगभग जो है उनकी कई ऐसी परियोजना है जो बताई जा रही है। 10:30 बजे के आसपास वो गुजरात पहुंच जाएंगे और कई ऐसी परियोजना है जो गुजरात को सौगात के रूप में मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि वहां पर जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है जिसको लेकर वो अनावरण करेंगे। इसके अलावा वो एक तालाब का भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो है साफ तौर पर मैं बता दूं कि जब गृह मंत्री अमित शाह ऐसे मौके पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच भी जाकर छोटा सा संवाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि एक ग्राउंड है जहां पर जो है एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया गया है जिसमें विशेष रूप पर उन लोगों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिन लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो योजना के लाभार्थी हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है उनसे मुलाकात कर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। जी, यानी कि देखा जाए तो जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां पर वो जो स्वनिधि योजना है उसके लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही देखा जाए तो उनके परिजनों के साथ एक स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसमें विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जो है उनसे मिलकर, चाहे स्वनिधि लाभार्थी हो या उनके परिजन हो, उनसे मिलकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या बात करें। एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए परियोजना का लाभ भी आपको मिल रहा है, उसके अलावा जो भी आपके जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात दौरे पर है उसमें स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उन लाभार्थियों के परिजनों के साथ भी स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो साथ ही प्रवेश, देखा जाए तो वो तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे जिसमें एक पानेसर तालाब का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये जो तालाब की जो बात सामने आ रही है, पानेसर जो तालाब है जिसको लेकर विशेष रूप से मैं बता दूं कि इस तालाब को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें काफी गंदगी हुआ करती थी, या विशेष रूप से मैं बता दूं ये लोगों का आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है जिसको पूरा सज्जा सजावट के साथ तैयार किया गया है। विशेष रूप से लोगों को यहाँ पर एक गुजरात के लोगों को यहाँ पर एक मैं बता दूं एक टूरिस्ट के हिसाब से वहां पर घूमने का मौका मिलेगा। इस तालाब में विशेष रूप से ऐसे कई पक्षी, या मैं बता दूं जो बत्तख है या कोई ऐसे जलीय प्राणी है जो यहाँ पर विशेष रूप से गुजरात के लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका एक सौंदर्यीकरण के रूप में जो है पूरा वो किया गया है और जो ये लाभ है विशेष रूप से गुजरात के लोगों को मिलने वाला है। और जब आज गृह मंत्री अमित शाह इसके उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद जब वो यहाँ से मौके से चले जाएंगे तो यहाँ जनता के लिए कहीं ना कहीं खुल भी जाएगा, जिससे लोग वहां पर मौके पर पहुंचकर इसके सौंदर्यीकरण का
लुत्फ उठा सकेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण कर सकते हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे कि सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि लाभार्थियों के परिजनों के साथ स्नेह मिलन का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सुबह करीब 10:30 बजे GMDC ग्राउंड मेमनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर और मुरादाबाद के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर और मुरादाबाद दौरा। बिजनौर और मुरादाबाद जिले का दौरा करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं दोपहर 2 बजे नजीबाबाद होराइजन स्कूल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 बजे नजीबाबाद होराइजन स्कूल पहुंचेंगे सीएम योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर और मुरादाबाद दौरा। बिजनौर और मुरादाबाद जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। दोपहर 2 बजे नजीबाबाद होराइजन स्कूल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं दोपहर 2 बजे नजीबाबाद होराइजन स्कूल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर और मुरादाबाद दौरा। बिजनौर और मुरादाबाद जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे मुंडा पांडे हवाई पट्टी मुरादाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर करीब 1:30 बजे किसान महासम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी। वहीं दोपहर करीब 2 बजे नजीबाबाद होराइजन स्कूल पहुंचेंगे। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही शीतलहर ने किया परेशान। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ही शीतलहर ने किया परेशान। कई जगहों पर घना कोहरा बना परेशानी का सबब। राजधानी से लेकर अयोध्या मेरठ तक न्यूनतम तापमान। आज मौसम रहेगा शुष्क। आने वाले दिनों में और लुढ़केगा पारा। पश्चिमी यूपी में कोहरे का अलर्ट जारी। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा।
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी। सर्दी के साथ ही शीतलहर ने किया परेशान। कई जगहों पर घना कोहरा बना परेशानी का सबब। राजधानी से लेकर अयोध्या मेरठ तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। आज भी मौसम रहेगा शुष्क। आने वाले दिनों में और लुढ़केगा पारा। तो बता दें कि यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला, वाराणसी से विक्की डे, अयोध्या से आरपी सिंह और शामली से दीपक कुमार जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं विक्की डे का। देखा जाए तो बनारस में किस तरह की सर्दी पड़ रही है और साथ ही सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें अवंतिका की वाराणसी में भी ठंड ने जो है दस्तक दे दी है। जो सुबह शाम का ठंडा हो रहा है, हालांकि अभी 9:30 बज चुके हैं, अभी तक आपको बता दें धूप नहीं निकला है, वो निकलता जा रहा है और लोगों को जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग जो सुबह घर से निकलते हैं काम के लिए, अपने चलते जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, जो तो उनको काफी दिक्कत होती है। वहीं रात होते ही, यहाँ पे शाम होते ही जो ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में, पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है, उसी के चलते जो है अब जो ठंड जो है मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने लगा है, जिसका असर जो है काशी में भी दिखने लगा है। काफी ठंड रहा है काशी में, क्योंकि आपको बता दें जहाँ घाट पे जो सैलानी रात 10 बजे तक लगे रहते थे, जमावड़ा काशी के घाटों पर लगा रहता था, वहीं आपको बता दें रात को 8-9 बजते घाटों पे जो है सन्नाटा पसरा जा रहा है। कारण है जो घाट के जो है कोहरे की चादर से एकदम घाट को ढक लिया जा रहा है, ढकता चला जा रहा है, तो इसके कारण जो है लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और देर रात तक लोग बाहर नहीं रहते। इस कारण जो है ठंड जो है धीरे धीरे लोगों पे अपना वो कर रहे हैं। और बात करें नगर निगम की, तो अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे अलाव जला के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और अभी जो है, अभी तो ठंड की शुरुआत है हालांकि, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ठंड काशी में भी बढ़ने लगा है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल विक्की, देखा जाए तो जिस तरीके से तेजी से ठंड बढ़ रही है, अभी तक सरकार की तरफ से आदेश तो दे दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि तमाम जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की जाए और एक बजट भी पास किया था जहां पर कंबल वितरण किए जाएं, उसके लिए एक प्रॉपर बजट पास किया गया था उनके द्वारा। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी तक नगर निगम की ओर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था की गई हो और साथ ही क्या अधिकारी जो है वो इन व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिख रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे जरूर, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कुछ दिखता जमीनी हकीकत नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें ठंड काफी बढ़ता जा रहा है और नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अलाव तक की व्यवस्था नहीं है। कंबल वितरण के बाद बात करें रैन बसेरों की, जहाँ लोग खुले बाहर सोते हैं, जो लोग वहां पे कल अभी नगर विकास मंत्री ने भी कहा है कि जो लोग बाहर सो रहे वो रैन बसेरों में जाए, क्योंकि रैन बसेरे जो है 3375 रैन बसेरे ऐसे बनाए गए हैं अस्थायी, जहाँ पे लोग 1000 लोग वहाँ पे निराश्रित जो लोग हैं वहाँ पे साया ले रहे हैं, वहाँ पे आराम कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, उनको राहत काफी पहुंच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको बता दें कि लोग रैन बसेरे तक पहुंचने के लिए जो चिन्हित निशान होते हैं कि यहाँ पे रैन बसेरा है या रैन बसेरे में जो कंबल रहते हैं, गर्म पानी की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश जरूर है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। नगर निगम जो है इस पे पलीता लगातार दिख रहा है, नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लोग ठिठुरन में बाहर सोते ही नजर आ रहे हैं और जो खासकर जो गरीब लोग हैं, निराश्रित जिनका कोई नहीं है, उन लोगों को काफी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी तक जमीनी स्तर पर तमाम जितने भी व्यवस्था और इंतजामों की बात की गई थी वो नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की ही लापरवाही सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं शामली से हमारे संवाददाता दीपक कुमार का। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि शामली के क्या हाल है, किस प्रकार से जो अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे खुद मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या उनका पालन होता दिख रहा है? अनम्यूट कर लीजिए दीपक। आवाज आ रही है? जी जैसे कि आप देखिए
सर्दी का जो है इतना बढ़ता जा रहा है, वहीं जनवरी का महीना लगातार जो है जैसे नजदीक आता दिखाई दे रहा है, तो सर्दी लगातार बढ़ रही है। बात की जाए तो यहाँ पर नगर निगम की ओर से दे रही है और नहीं किसी तरह का कोई व्यवस्था यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें लगातार जो है सुबह से लेकर काफी जो सर्दी पड़ती है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं जो रात्रि में भी काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। इस और बता दें आपको मुख्यमंत्री की ओर से आदेश भी किए गए हैं, परंतु किसी भी तरह का कोई उन आदेशों का पालन होता जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी पवन, माफ कीजिएगा जी दीपक, यानी कि देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे इंतजाम हैं जो कि नगर निगम या फिर जितने भी अधिकारी हैं उनकी ओर से नहीं देखे जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो क्या कुछ अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो उनकी शुरुआत की गई हो, जैसे कि रैन बसेरों में जितनी भी तमाम तरह की परेशानियां हैं उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हो, कुछ इस प्रकार की जानकारी? देखिए जमीनी स्तर पर इस तरह का कोई जो है मामला देखने को सामने नहीं आ रहा है। नहीं कहीं रैन बसेरे को लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है और नहीं कहीं पर अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है। बात की जाए तो रात्रि में काफी जब ठंड पड़ती है, जो है गर्म वस्त्रों का सहारा लेने पर लोग मजबूर है। वहीं सड़कों पर कुछ लोग सोते हैं, पर पता नहीं किस तरह के वस्त्र जो है गर्म वस्त्रों का सहारा लेकर पड़ते हैं और कहीं भी किसी तरह कोई अलाव दिखाई नहीं देता। अगर किसी दुकानों पर जाते हैं तो कोई अपने ही लेवल से कोई कुछ अलाव जला लेते हैं, कुछ दुकानदार लोग होते हैं, कुछ व्यापारी लोग होते हैं अपने स्तर से जला लेते हैं, परंतु नगर निगम की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए तो यहाँ मैं किराना में इस समय मौजूद हूँ, किराना में भी किसी तरह की कोई व्यवस्था कहीं यहाँ पर नगर निगम की ओर से दिखाई नहीं दे रही है। नगर पालिका की कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रशासन अभी भी लापरवाह बना हुआ है और अभी तक उसकी ओर से कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद। रुक कर लेते हैं अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह का। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो रामनगरी में चौतरफा विकास किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के, साथ ही जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो क्या तमाम जगहों पर रैन बसेरे या फिर अलाव का भी इंतजाम किया जा रहा है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जो है इस समय अलाव की व्यवस्था नगर निगम किया नहीं है अभी, और सूबे के मुखिया ने आदेश भी दिया था तो उसका पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आम जनता में है, जो जन जन में राम व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ठंड का उतना असर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लोग पैदल ही दर्शन पूजन करते हैं और बिना चप्पल के दर्शन पूजन करते हैं और सुबह 4 बजे से यहाँ ध्यान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जन जन में यहाँ पे राम जो है पूरी तरह से व्याप्त हो चुके हैं। वहाँ ठंड का इतना असर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत उत्साहित है और बहुत तेजी से यहाँ पे जितनी लेकिन आरपी, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी बीते दिनों भी कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर आए थे और उन्होंने बैठक भी की थी और उसके बाद तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद अगर अयोध्या की बात की जाए तो इस तरह की तैयारियां ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही दर्शाता है प्रशासन की। जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ जितनी पब्लिक आ रही है उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जितने लोग हैं काफी उत्साहित है, क्योंकि जैसे उनसे आप यहाँ आएंगे तो माथे पे चंदन और कपड़ा भी बहुत कम पहनते हैं, पूरी तरीके से राम में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे जो में सुबह 4 बजे से लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और जाकर के दर्शन पूजन करते हैं, नंगे पांव दर्शन पूजन और लाइन लगा के दर्शन पूजन करते हैं। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो पहले से ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही तमाम तरह के जो दर्शक हैं वो आते हैं, पर्यटक भी आते हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए और तमाम जगहों से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। और उससे पहले इस तरह की जैसे कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करना तो कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है, उसके बावजूद इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी आपको बताते चले यहाँ पे जो आला अधिकारी कहीं नहीं कान बंद किए हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितना उत्साह है लोगों का उसके कहीं ठंड का असर नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए अगर प्रशासन भी सुस्त पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो यानी कि कहीं ना कहीं अयोध्या में भी अभी तक तमाम तरह की तैयारियां नहीं की जा रही है। हम आगे भी लगातार ठंड की खबर पर बने हुए हैं और अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और सरकार के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। नगर निगम की ओर से अभी भी तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो नहीं की गई हैं, जिसको लेकर के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जिसमें रुक कर लेते हैं कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला का। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में किस प्रकार के हाल हैं। क्या कानपुर में प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है या फिर अभी भी प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश तो दिए थे ठंड को लेकर कि जितने भी रैन बसेरे हैं उनको ठीक किया जाए, जो बाहर जो सड़कों पे जो लोग सो रहे हैं उनको पकड़ के उनको रैन बसेरों के अंदर किया जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन कानपुर में हालांकि महापौर प्रमिला पांडे एक बार तो सड़क पे निकली, उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, उन्होंने भी निर्देश दिए, लेकिन जो बाकी के जो अधिकारी हैं वो काम करने को तैयार नहीं है, उनके कानों में जू नहीं देख रही है। जो रैन बसेरे हैं उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है और कानपुर में अभी तक कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से बिल्कुल भी नहीं की गई है। सड़क के किनारे लोग सो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, ठंड जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और सुबह और शाम लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि लोगों को सुबह 10 बजे 9 बजे तक भी लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जला के चलना पड़ रहा है। तो कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अभी तक प्रशासन ने किसी भी तरह की व्यवस्था ठंड को देखते हुए अभी तक नहीं की है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी जमीनी स्तर पर लापरवाह बना हुआ है और जिस तरीके से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है उससे पहले किसी भी प्रकार की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं दिख रही है। रुक कर लेते हैं लखीमपुर से संवाददाता विनीत गुप्ता का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखीमपुर में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या जैसे कि तमाम जिलों से हमने जाना वहां पर लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन की, तो लखीमपुर की बात की जाए तो क्या वहां पर भी इसी तरीके की लापरवाही देखी जा रही है? बता दें आवंतिकता की लखीमपुर खीरी में ठंड को लेकर प्रशासन बिल्कुल भी सजग नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ नगर पालिका के द्वारा एक रैन बसेरे की व्यवस्था तो की गई, लेकिन ना ही उसकी देखरेख, ना उसमें कोई सो रहा है, ना कोई जा रहा है, क्योंकि वहां पे वो व्यवस्थाएं ही नहीं है। वही अगर बात करें नगर पंचायत में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं तो महज हमारे यहाँ सिर्फ 2 नगर पंचायत में रैन बसेरे बनाए गए, बाकी सभी ऐसे ही पड़ी हुई है। और साथ ही विनीत, अगर जानना चाहें अलाव की व्यवस्था के बारे में तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या जगह जगह पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं? अवंतिका, आपको बता दें लखीमपुर शहर में तो 2-4-6 जगह पे जो अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में देखा जाए जहाँ पे नगर पंचायतें हैं वहां पे आज भी लोग ठिठुर रहे, रात लोग अवंतिका। जी, यानी कि देखा जाए तो लखीमपुर की भी जो व्यवस्था है, जो हालत है, वो भी अभी बदहाल ही नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं अम्बेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह का। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है? क्या ठंड को लेकर के प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, अगर बात करें अम्बेडकर नगर की तो यहाँ बता दें कि ठंड के बचाव के लिए निर्देश तो तमाम दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है अम्बेडकर नगर में। जी, साथ ही जिस तरीके से देखा जाए तो अन्य ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली। साथ ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से अमन कंबल वितरण की भी बात सामने आई थी, जिसको लेकर के उन्होंने एक बजट भी पास किया था। तो क्या अम्बेडकर नगर में कंबल वितरण का कोई कार्यक्रम अभी तक आयोजित किया गया हो? जी, बीते शुक्रवार को प्रथम चरण का एडीएम द्वारा कंबल वितरण किया गया है, लेकिन अभी हालांकि ग्रामीण इलाकों में कंबल का वितरण नहीं हुआ है। जी, यानी कि अमन, देखा जाए तो अम्बेडकर नगर की व्यवस्था भी अभी तक बदहाल ही नजर आ रही है और साथ ही प्रशासन अभी भी नींद में सोया हुआ है। रुक कर लेते हैं दोबारा से अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह का। आरपी, देखा जाए तो अयोध्या में कल रात जो है वो सबसे ठंड दर्ज की गई है और बाकी जिलों के मुताबिक देखा जाए तो अयोध्या में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी तक प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागा है? जी अंतिका जी, बता रहे प्रशासन जो है पूरी तरीके से सो रहा है। वो कब जागेगा वो तो भगवान राम की कृपा जब होगी तभी जागेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सो रहा है। ना तो यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, ना अभी कहीं रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो यहाँ जो प्रशासन पूरी नींद में सोया हुआ है, कब जागेगा अभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से अयोध्या जो है, जिस तरह से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे और दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भारी चूक मानी जा रही है। देखो ये प्रशासन कब ध्यान देता है, अभी पूरी तरीके से सोया हुआ है। जी
बिल्कुल आरपी, और साथ ही अगर हम अयोध्या की बात की करें तो कहीं ना कहीं ठंड की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन उसी ओर कहीं देखा जाए तो अयोध्या में अभी तमाम कार्यक्रम होने हैं। खुद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह होनी है। उससे पहले इस तरह की गलती कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। जी जी, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है व्यवस्थाओं में दुकानों जैसे टेंट सिटी है और जितनी व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत सुचारू लोग रहने की व्यवस्थाएं में तो कोई दिक्कत नहीं। मठ मंदिर भी कानों पहले से द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि जितने मठ मंदिर रहेंगे पहले से द्वार खुले, कोई भी आदमी आता है तो खाने रहने की बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाकी सुविधाओं का ध्यान तो दिया जा रहा है अयोध्या में, लेकिन अभी ठंड को लेकर के कुछ इंतजाम नहीं किए गए हैं। और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बढ़ती ठंड को लेकर के सरकार की ओर से तो पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, जहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद अगर धरातल की बात की जाए तो अभी तक कितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो फेल होती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी अभी भी नींद में सोए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माफ कीजिएगा, माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां विधानसभा भवन के पास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 51 कृषकों को मुख्यमंत्री योगी ट्रैक्टर वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना में ट्रैक्टर वितरण करेंगे। कृषकों, कृषि उद्यमियों, कृषि वैज्ञानिकों का भी किया जाएगा सम्मान। सीएम कृषक उपहार योजना के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। मुरादाबाद में भी किसानों को ट्रैक्टर वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। सीएम कृषक उपहार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में किसानों को 93 ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे रामपुर की, जहां पर सपा नेता आजम खां के भविष्य पर फैसला आज। सपा नेता आजम खां के भविष्य पर फैसला आज सेशन कोर्ट आजम की अपील पर करेगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में की थी अपील। आजम ने खुद की पत्नी और बेटे की सजा पर अपील। आज सेशन कोर्ट आजम की अपील पर करेगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में की थी अपील। आजम ने खुद की पत्नी और बेटे की सजा पर अपील की है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला। खबर रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खां के भविष्य पर फैसला आज सेशन कोर्ट आजम खां की अपील पर करेगी सुनवाई। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।